हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं आप सबके समक्ष फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 होने वाला है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन कहते हैं। जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आप इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हो, सो काइंडली विजिट ऑन द पार्ट फर्स्ट एंड देन आफ्टर वॉच दिस वीडियो, बिकॉज बिना पहला पार्ट देखे आप इस पार्ट पर आते हो तो आप बहुत सारी चीजों को खो दोगे, क्योंकि इस पार्ट से पहले हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखी है पार्ट 1 के अंदर, और उसमें एमसीक्यूज वीवीआई जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको हमने कवर कर रखा है। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप से रह गया था, जिसे आज की वीडियो में कवर किया जा रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए, है ना। यानी चिन्ह परिपाटी को जो है ना आपको यहाँ पर दिखाना है, जो कि एक किसके लिए डेवलप किया गया भाई, तो किसके लिए किया गया भाई, तो गोलीय दर्पण के लिए किया गया। तो चलते हैं हम जो है ना चिन्ह परिपाटी देखते हैं कि क्या होता है चिन्ह परिपाटी, है ना जी। तो चिन्ह परिपाटी की अगर बात करा जाए तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है, चिन्ह परिपाटी, है ना। तो मैं जो है आपको पॉइंट वाइज नोट कराने का प्रयास करूंगा कि क्या होती है चिन्ह परिपाटी। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या होता है चिन्ह परिपाटी। सबसे पहली बात कि दर्पण में कोई भी दूरी जो है ना, दर्पण में कोई भी दूरी है ना, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है भाई मेरे, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा बिंदु कि अगर बात करा जाए अवतल दर्पण की, किसकी बाबू, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी जिसको हम यू कहते हैं, फोकस दूरी क्या बाबू, फोकस दूरी, जिसे हम एफ कहते हैं, है ना जी। और है ना, उसके अलावा वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, साथ ही साथ तथा वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब, आपको बता दें कि प्रतिबिंब को भी से लिखा जाता है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्लियर हो गया। पहला चीज आप ये ध्यान रखना कि दर्पण में कोई भी दूरी जो है ना, जैसे ये दर्पण हो गया बाबू, इस दर्पण का ये P हो गया, पोल हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। तो सर यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस जो मेजर की जाएगी वो इस दर्पण के किससे मेजर की जाएगी, पोल से मेजर की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक मुख्य बात छूट गया कि दर्पण के आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अच्छा, मैं उसको बाद में लिख दूंगा। यहाँ चलते हैं, हम तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरे बिंदु में क्या होता है कि अगर दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी
दूरी केवल केवल ऋणात्मक होती है, जबकि फोकस दूरी कमा वक्रता त्रिज्या कमा प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। आप समझ रहे होंगे कि सर ये रटी रटाई चीज है, तो आप ऐसा कह रहे हैं क्या? जी नहीं। आइए इस सब चीजों को समझने के लिए चौथा बिंदु हम लिख रहे हैं। ये याद रखिएगा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब जैसे मान लो भाई ये एक अवतल दर्पण ठहरा, तो अगर कोई किरण इधर से आपतित हो रही है, इधर से आ रही है ना, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जबकि अगर पोल से मेजर करना है, अगर मुझे फोकस की दूरी मेजर करनी है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करनी होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो इसे -f लिखेंगे। अगर यहीं से मुझे वक्रता त्रिज्या मेजर करनी है तो इसे भी हम माइनस में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर उल्टा डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो फ्रॉम पोल, यानी ध्रुव से अगर उल्टा डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो सारी की सारी चीजें जो है ना माइनस में, और वही आपतित किरण के सीधी डायरेक्शन में जिधर किरण जा रही है उधर की तरफ मेजर करते हो तो एवरीथिंग इन पॉजिटिव। तो क्लियर हुआ मेरे भाई, है ना? देख लेना, दर्पण में कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक हो जाती है। उत्तल दर्पण की बात करें तो वस्तु की दूरी केवल ऋणात्मक होती है, बाकी सारी दूरियां जो है ना क्या होती है? धनात्मक होती है। अगर बात करा जाए कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, जबकि उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी जो भी होती है वो ऋणात्मक होती है ना? सो मे बी, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। तो आगे चलते हैं, है ना? मैं आंसर राइटिंग के साथ साथ उन्हें भी मुझे दिखाना है कि क्या होता है। हालांकि चिन्ह परिपाटी को हम चाहे तो और तरीके से देख सकते हैं। अब पार्ट आ गया क्या हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का, है ना? लॉन्ग क्वेश्चन में अवतल दर्पण में सिद्ध करें 2r = 2f, है ना? उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो चलते हैं हम जरा सा इसको भी देखते हैं। अगले स्लाइड पर हमने इसको डायग्रामिक बना के रखा हुआ, फिर जो है ना हम बाकी के जो क्वेश्चन है उसे भी देखेंगे। ओके, सो चलते हैं हम। सवाल है हमारे पास क्या कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि एफ आर बराबर जो होता है वो क्या होता है? 2f। इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है, या करके पूछा जाता है कि f बराबर होता है क्या? r/2। ये दोनों ही सिद्ध करने के लिए किसी भी तरीके से पूछ देता है। तो एक सिद्ध माने दूसरा भी सिद्ध, है ना? तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ओनली टेंशन देने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमने इसके लिए एक डायग्राम बनाया और इस तरह से जो है ना क्या किया कि एक अवतल दर्पण हमने ए बी लिया, ठीक है जी, जिसका जो है ना पिछला हिस्सा जो है ना क्या हुआ है? रंगा हुआ है। एक आपतित किरण एल एम जो है ना पॉइंट एम पर आ रही है और परावर्तन के बाद जो है ना फोकस से जा रही है।
उसके बाद अगर मैंने किया क्या, तो एक जो है ना सी से पॉइंट एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया सीएम, है ना, और यहाँ पे कुछ एंगल्स जो है ना हमने दिखाए हुए हैं। तो आइए जरा मैं इसको लिखता हूं लैंग्वेज में कि माना कि ए बी एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि ए भी एक अवतल दर्पण है जिस पर जहां PFC प्रधान अक्ष है, P ध्रुव, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। दर्पण के M बिंदु पर किरण LM आपतित होती है जो परावर्तन के बाद F पर मिलती है तथा C से CM M बिंदु पर लंब डाला गया है। तो इस प्रकार से जो है ना हम इसके लिए जो डायग्राम बनाए हैं उसके लिए प्रॉपर एक लैंग्वेज सेट करेंगे। और लिखा क्या हमने कि माना कि ए भी एक अवतल दर्पण है जहां पर PFC प्रधान अक्ष, जहां P ध्रुव, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। दर्पण के M बिंदु पर किरण LM आपतित होती है जो परावर्तन के बाद F पर मिलती है तथा C से CM हमने M बिंदु पर लंब डाला हुआ है ना जी। तो ये चीजें यहाँ पर हम प्रॉपर वे में जो है ना एक लिख देंगे, जो डायग्राम हमने बनाया है उस हिसाब से। अब आते हैं जरा सा देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या रह जाता है इसके बाद। क्योंकि देखेंगे अगर इसलिए हम कहें तो परावर्तन के नियम से एंगल 1 जो है ना एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। किससे बाबू? परावर्तन के नियम से, है ना, परावर्तन के नियम से, है ना। क्यों भाई? तो आप जानते हो, है ना, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इस वजह से एंगल 1 ये आपतन का कोण हो गया, एंगल 2 परावर्तन का कोण हो गया। इस प्रकार से ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो गई। आप इसको कर लो क्या? इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्लियर? हमारा क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखा जाए तो अगर मैं कहूं तो चूंकि देखना जरा LM जो लाइन है, LM लाइन जो है वो पैरेलल है PF के, है ना जी। इसलिए हम एक बात लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 जो है ना वो बराबर है एंगल 3 के। कहोगे क्यों सर? तो हम कहेंगे बाबू एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, अंतःकोण से। ठीक है जी। अब देखो जरा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना जी, ये LM लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये एक तिर्यक रेखा की काम कर रही है। LM CM जो है ना तिर्यक रेखा की काम कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से।
इसको अगर मैं करूं तो इक्वेशन सेकंड कर लेता हूं। अब अगर देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात करा जाए तो हमने क्या देखा कि एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 3 के। और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हुआ, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो है ना जो ये जो रेखाएं हैं सी एफ और एम एफ ये दोनों बराबर हो गई और त्रिभुज सी एम एफ जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। इसलिए इसलिए है ना सी एफ बराबर हो जाएगा एम एफ की, है ना। इसलिए सी एफ बराबर हो जाएगा एम एफ के, और ये जो है ना हमारा हो जाता है क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब जरा आ जाओ, आपको जो है ना ये समझ के चलना है कि ये जो एम एफ जो है एम एफ या पॉइंट एम जो है ना, ये पॉइंट एम यहां ना होकर के जितना दिखाया गया दूर उतना दूर ना होकर के कहाँ है, बिल्कुल एकदम पी के पास है। कहाँ है, पी के पास। तो जरा इसको पी के पास अगर लाते हैं तो देखो क्या होता है। माना कि एम बिंदु पी के बहुत बहुत निकट है, और ये बहुत बहुत निकट का मतलब क्या, समझ लो कि एग्जैक्ट यही है, ठीक है जी। तो इस बहुत निकट है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि पी एफ बराबर होगा क्या, एम एफ के, है ना। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 4। अब जरा गौर करो तो ये देखना इक्वेशन 3 एंड 4 से, 3 एंड 4 से, तो ये सी एफ एम एफ के बराबर, पी एफ एम एफ के बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं कि सी एफ जो है ना पी एफ के बराबर है। कोई दिक्कत, इस बात को समझने में कोई दिक्कत कि सी एफ एफ पी एफ के बराबर कैसे हुआ, नो दिक्कत, है ना। अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा बैक लेकर के देख सकते हो, है ना। फिर से आ जाओ जरा। अब अगर मैं ये बात लिखूं कि पीसी जो है ना, अब पीसी जो है ना, अगर मैं पीसी को लिखूं, पी से सी की वैल्यू लिखूं, तो क्या लिखूंगा भाई मेरे, सी एफ प्लस एफ पी, यही लिखूंगा या पी एफ लिखूंगा, यही लिखूंगा जी सर। तो पीसी को हम क्या कहते हैं, पी से सी की बीच की दूरी जो है ना वो होती है रेडियस ऑफ दी कनकेव मिरर, इट मींस माइनस आर हो जाता है सर। और यहां देखोगे सी एफ क्या है सर, तो कहोगे सर कि सी एफ जो है ना बराबर दूरी होती है किसके, फोकस दूरी के। तो फोकस दूरी को हम लिख सकते हैं, अच्छा एक काम कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं सी एफ को पी एफ ही लिख दें, है ना, और इसको भी पी एफ ही लिख दें, है ना। अब जरा देखना, तो ये माइनस का आर हो गया, है ना। ये बात मैंने कहां से लिखा, यहां से लिखा, है ना, यहां से लिखा, है ना। तो माइनस का आर बराबर माइनस का एफ हो जाएगा क्या, पी एफ की वैल्यू माइनस का एफ, और माइनस का फिर से हो जाएगा क्या हमारा एफ, इट मीन्स माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2f। अब यहां माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बच गया क्या, आर बराबर 2f। और यहीं से जो है ना हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि f बराबर जो है ना ये एक हुआ, और एक ये भी लिख सकते हैं जो है ना कि f बराबर जो है ना क्या हुआ, r/2 हुआ, ठीक है जी। तो ये चीजें जो है ना हमें इस प्रकार से कुछ चीजें ये प्रूफ होती है। आई होप कि बहुत ही आसानी से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसी प्रकार से जो है ना एक सवाल और इसमें आता है जिसे हम कहते हैं क्या, उत्तल दर्पण में एफ आर बराबर 2f को साबित करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही होगा, है ना। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f, जहां r जो है ना क्या है, आप सब चीज समझ रहे हैं, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो लॉन्ग आंसर टाइप से डेरिवेशन वाले ही प्रश्न थे। और ये प्रश्न था क्या कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f होता है ना जी। तो ये भी कोई विशेष चीज नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने पहला साबित किया वैसे ही किया करेंगे यहाँ भी, और ये भी आराम से, बहुत आराम से जो है ना साबित हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। मैंने क्या किया है, पहले से ही ना लैंग्वेज को क्या किया है, लिख डाला है, ताकि आपको जो है ना थोड़ी सी समय कम लगे। सेम लैंग्वेज है जो पिछले क्वेश्चन के लिए था, बस थोड़े बहुत अंतर है। माना कि ए भी एक उत्तल दर्पण है, जी सर ए भी एक उत्तल दर्पण है। पीएफसी प्रधान अक्ष है, जी सर पीएफसी प्रधान अक्ष है।
पी को ध्रुव कहते हैं, एफ को फोकस कहते हैं, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। दर्पण के एम बिंदु पर किरण एलएम आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद आप देख रहे हैं कि एमएस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, जिसे पीछे हटाने पर एफ पर मिलती है ना। ये देखिएगा एमएस डायरेक्शन में चली गई, इसे पीछे हटाया गया तो एफ पे मिला गया। उसके अलावा तथा सी बिंदु से हमने सी एम एन एम बिंदु पर लंब डाला, इस बिंदु सी से एम बिंदु पर सी एम एन एक लंब डाला। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज लिखना होता है, आप भी लैंग्वेज लिखेंगे, कभी जो है ना ऐसा ना करें कि लैंग्वेज छोड़ दें, अदरवाइज जो है ना मजा नहीं आता है, फिर आपने क्या किस चीज को लेट किया कुछ सेंस ही नहीं बनता है ना। तो चलते हैं जरा देखते हैं कि क्या होता है डेरिवेशन के अंदर, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे लिखेंगे क्या कि एंगल 1, इसलिए एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। किससे बाबू, परावर्तन के नियम से। किससे, परावर्तन के नियम से। किससे बाबू, परावर्तन के नियम से। कोई दिक्कत जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखेंगे इसे आप कर लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट। परावर्तन के नियम से होना भी चाहिए भाई, एलएम किरण आई इधर मुड़ गई, परावर्तित हुई, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल जो बनता है आपतन और परावर्तन के, वो दोनों ही बराबर होते हैं, दैट्स व्हाई एंगल 1 बराबर एंगल 2। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए जरा, अगर मैंने देखा तो एंगल 2 जो है ना एंगल 3 के बराबर है। कहिएगा कैसे सर, हम कहेंगे बाबुआ शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षा भिमुख कोण से, जिसको हम इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, इस प्रकार से ये चीजें बराबर हो जाएंगी क्या मेरे भाई, जी सर। आ जाइए, एंगल 1 जो है ना वो एंगल 4 के बराबर है। कहिएगा कैसे सर, हम कहेंगे संगत कोण से, है ना। किससे बाबू, संगत कोण से। संगत कोण कैसे हुआ सर, ये भी समझाइए आप जरा। आइए समझाते हैं कैसे होता है ये चीज। भाई मेरे देखिए एलएम जो है ना किरण आई, ठीक है जी। अबे यार तू हट ना। एलएम एक किरण आई सर, आपतित हुई एलएम किरण, जो कि पीएफसी के प्रधान अक्ष के समानांतर होगी, है ना, पैरेलल है। अब चूंकि पैरेलल है तो ये सीएमएन जो है ना एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो तिर्यक रेखा के ये कोण और ये कोण यानी कुछ इस तरीके से समझो जरा। किधर बैठ गई यार तू मुझे परेशान कर दिया, हट। देख रहे हैं कहां से आ जाती है सब ये पढ़ाने के टाइम ही। असल है ना लाइट की वजह से थोड़ी सी आ रही है, रात भी तो हो रहा है ना, तो इस वजह से इस समय थोड़े से कीड़े लगते हैं, कोई नहीं। ये खुला है, कोचिंग है, कोचिंग में जो है ना ऐसे होता है, रूम नहीं है कि आपको जो है ना मैं घर से पढ़ा दूं, है ना, तो थोड़ी सी ये समस्या होती है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे जरा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये तिर्यक रेखा काट दी, तो यहाँ वाला कोण जो है ना यहाँ वाले कोण के बराबर होता है। बिल्कुल वही चीज यहाँ भी है, आप इसको देख के चले तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसी चीज को मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है और ऐसी एक तिर्यक रेखा काटी हुई है इसे, ठीक है जी। तो ये कोण जो है ना इस वाले कोण के बराबर होता है। देख भाई यही बन रहा है क्या, यहाँ भी इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। क्लियर हो गया संगत कोण भाई मेरे, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। आ जाओ यहाँ पर, अब बात करते हैं हम, अगर देखें तो समीकरण 1, 2, परेशान कर दिया यार, क्या करें हम। इक्वेशन समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तथा 3 से हम क्या देख पा रहे हैं भाई मेरे, एंगल 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 1 4 के बराबर। यानी मैं बस बात करूं इस त्रिभुज CMF के भीतर, तो मैं क्या कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं कि एंगल 3 जो है ना एंगल 4 के बराबर है, ठीक है जी, है ना। ये तो हमने ऊपर ही लिख दिया है, तो इसको हम कर लेते हैं क्या, समीकरण 4।
अब जरा देखो मेरे भाई, अगर ये एंगल 3 ये एंगल 4 के बराबर हो गया तो याद करो समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी, और वो क्या कहता है कि बराबर कोणों के सामने का भुजा बराबर होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसलिए है ना, क्या कह सकते हैं कि सी एफ जो है ना वो बराबर है किसके, एम एफ के, है ना। कहां से भाई, इक्वेशन 4 से, है ना जी, ऐसा हो सकता है। अब मैं क्या बताया था कि ये पॉइंट एम जो है ना, इसे यूं ना समझो कि ये बहुत दूर है, ऐसा समझो कि ये बहुत पास है, और किसके पास है, पी के पास है। तो माना कि एम बिंदु पी के बहुत बहुत निकट है। कहाँ है बाबू, पी के बहुत बहुत निकट है। ठीक है जी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये m इस p के एकदम पास है तो mf जो है वो pf के बराबर हो जाएगा, यानी pf बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, mf के बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर आई तो इसे करो इक्वेशन 5 और इसे करो इक्वेशन 6, है ना। जरा गौर से देखो 5 और 6 को, इक्वेशन 5 एंड 6 से अगर मैं देखूं, 6 से अगर मैं देखूं तो क्या हो जा रहा है भाई, RHS बराबर LHS भी बराबर हो जाता है, CF बराबर PF। ठीक है सर, CF जो है ना PF के बराबर हो गया। अब अगर बात करा जाए CF का या PC का, है ना, PC का बात करा जाए तो PC को यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं PF प्लस FC, इट मींस PF प्लस FC। अगर मैं देखूं तो PF और CF दोनों ही बराबर हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि PC बराबर जो हो गया वो क्या हो गया, PF प्लस PF। ठीक है जी। पीसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और चूंकि ये पीसी रेडियस है और आपतित किरण की दिशा में ही मापी जा रही है तो धनात्मक होगी, प्लस का आर हो जाएगा, बराबर एफ पी एफ की अगर बात करा जाए तो पी एफ जो है ना फोकस दूरी होगा और ये भी धनात्मक हो जाएगा, और ये पी एफ है तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। दैट मीन्स आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। यही हमें लाना था, और यहीं से एक चीज जो है ना और निकल के आ जाती है कि f बराबर जो होता है, f बराबर जो होता है वो क्या हो जाता है, r/2 हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है ना हमने बिल्कुल जैसे ही अवतल दर्पण में किया था बिल्कुल उतनी ही आसानी से जो है ना यहाँ हमने उत्तल दर्पण में भी किया, है ना। सो आई होप कि ये दोनों डेरिवेशन आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ गए होंगे, और अगर इसमें कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो यहाँ पर मुझे और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये अवतल दर्पण में हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है जो सिद्ध करने के लिए बोलता है क्या, मिरर फॉर्मूला, है ना। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 था, मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे बहुत ही प्यार से पढ़ाया गया है, यहाँ देखेंगे, है ना। आप देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या आप इन सब चीजों का जवाब नहीं कर सकते हो? अवतल दर्पण में दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, जब मैं छोटे छोटे शब्दों में लिख देता हूं, जब वस्तु F तथा P के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और यही कारण होता है कि हम आसानी से दाढ़ी या हजामत बनाते समय बालों को सुस्पष्ट देख पाते हैं।
है ना। तो ये छोटे मोटे शब्दों में मैंने लिखा, आप इसको और अच्छे से कर सकते हो। साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, इसका जवाब मैंने कल शॉर्ट आंसर में आपको लिखवा दिया होगा। क्यों, इसका जो है ना दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना, दृष्टि क्षेत्र, वो दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है ना, दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, बड़ा रहता है ना, दृष्टि क्षेत्र बड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि उभरा हुआ सतह होता है इसका, परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह वो उभरा होता है। क्या होता है, परावर्तक सतह उभरा होता है। मैं इसका जो है ना डिटेल आपको पिछले क्वेश्चन में लिखवा दिया हूँ। अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को जो है ना एक जगह पर केंद्रित करने का काम करती है, दैट्स व्हाई इसे सोलर कुकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाबू इन चीजों को आप जो है ना आसानी से अपने शब्दों में लिखना और थोड़े से बड़ा लिखना है ना, जो भी करना हो आवाज से करना खुद से, है ना। मैं एक क्वेश्चन और इसमें जो आपको दिया गया है, अवतल दर्पण में है ना सिद्ध करें क्या चीज भाई मेरे, तो मिरर फॉर्मूला सिद्ध कर दें। तो मैं मिरर फॉर्मूला को एक करा देता हूं। कह क्या रहा था कि इसमें जो है ना ये लास्ट जो है ना हमारा क्वेश्चन होता है जो दीर्घ उत्तरीय से होता है, ये मैंने अपने से एक क्वेश्चन यहाँ पर लगा रखा है जिसको उत्तल दर्पण में होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट मिरर के जो है ना सारी डेरिवेशन हो रहे हैं, तो बस एक को क्यों छोड़ना, है ना। तो मैं उसको भी आपको करा दूंगा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि एक पार्ट के अंदर हमने मिरर के अंदर जो है ना एफ बराबर R/2 या R बराबर 2F जो है ना हमने साबित कर लिया, है ना। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय के दिए गए थे वो लिए गए थे कितने, मात्र 4 क्वेश्चन लिए गए थे, जिसमें हमने 3 इस वीडियो में कवर कर लिया। मैं ये कह रहा था कि अगर एक नेक्स्ट पार्ट इसका बन जाता तो उसमें स्पेशली जो है ना हम केवल और केवल क्या समझ पाते, मिरर फॉर्मूला समझ पाते, है ना। दोनों दर्पणों में कैसे साबित किया जाता है वो जो है ना मिरर फॉर्मूला को हम अगले पार्ट में देख लेते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से आते हैं या लेंस की जो भी चीजें आती हैं उसको जो है ना हम यहाँ न्यूमेरिकल कुछ प्रश्न है उन्हें भी हम कल की क्लास में कवर कर लेते हैं, और फिर जो है ना ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो आपको करा दिए जाते हैं, है ना। सो मेरे हिसाब से वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और इस वजह से जो है ना मैं ये चाहूंगा कि आज इस चीज को यही रोका जाए। आगे जो है ना इस चीज को अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, और वहां जो है ना समझेंगे कैसे जो है ना मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।